जो कविता आज हम करने जा रहे हैं, उसमें एक पॉलिटिशियन है, वो एक स्पीच दे रहा है। ये जो 14 लाइन की पोएम है, उसमें से 13 लाइन्स इस पॉलिटिशियन की स्पीच है और 14वीं लाइन जो ऑब्जर्वर है, उसके द्वारा कही गई एक लाइन है। वो जो शुरू की 13 लाइन्स हैं, वो एकदम वाहियात है, एकदम बकवास है। वाहियात और बकवास कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कमिंग्स ने एक बकवास पोएम लिखी है, बल्कि उन 13 लाइन्स के ज़रिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस की जो स्पीचेज़ होती हैं, वो वाहियात होती हैं। वो 13 लाइन्स में वो पॉलिटिशियन बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, बड़े-बड़े शब्द यूज़ कर रहा है, पैट्रियोटिज़्म और नेशनलिज़्म की बात कर रहा है और बात कर रहा है कि जो सोल्जर्स लड़ाई में अपनी जान दे देते हैं, वो शेर हैं एंड ऑल दैट। बट उसके कहने का तरीका ऐसा है, कमिंग्स ने इस सैटायर को इतना ब्यूटीफुली लिखा है, इतना खूबसूरती से लिखा है कि जिस तरह से वो स्पीच दे रहा है, जिस तरह से वो पॉलिटिशियन बात कर रहा है, हमें मालूम पड़ रहा है कि इसमें से कुछ भी उसके दिल से नहीं निकल रहा है और वो सिर्फ जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि ज़्यादातर स्पीचेस में किया जाता है। तो इस पोएम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस से पहले चलिए थोड़ी बातें जान लेते हैं कमिंग्स के बारे में, जिससे हमारी इस पोएम की अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगी। कमिंग्स एक अमेरिकन पोएट थे और उन्होंने ये पोएम 1926 में लिखी थी। आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1926 इज जस्ट 8 इयर्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। ये वर्ल्ड वॉर वन के सिर्फ 8 साल बाद लिखी गई कविता है और ये एक एंटी वॉर पोएम है। इसमें वॉर के अगेंस्ट मैसेज दिया है कि अगर कोई स्पीकर, कोई पॉलिटिशियन आपको स्पीच में वॉर के फेवर में मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो आपको उसको डिस्ट्रस्ट करना चाहिए। कमिंग्स एक पोएट होने के साथ साथ एक पेंटर और प्लेराइट भी थे, पर पोएट वो बहुत कमाल के थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कम से कम 3000 पोएम्स लिखी और उनकी पोएट्री की बेस्ट चीज़ ये होती है कि ही प्लेज विद लैंग्वेज। वो लैंग्वेज के साथ इतनी ब्यूटीफुली, इतने खूबसूरती से खेलते हैं कि वो रीडर की अटेंशन को कैप्चर कर लेते हैं बिना किसी पंक्चुएशन के और बिना किसी कैपिटलाइजेशन के। और सबसे बड़ी बात ये है कि कमिंग सैटायर लिखने में बहुत माहिर हैं, यानी कि वो एक सीरियस सब्जेक्ट को लेते हैं और उसको थोड़ा फनी तरीके से बना के उसको क्रिटिसाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी ये पोएम नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आए। तो हम करेंगे अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस। ये पोएम 2 लेवल्स पे ऑपरेट कर रही है। एक लेवल पे एक पॉलिटिशियन स्पीच दे रहा है और दूसरे लेवल पे पोएट यानी कमिंग्स उस स्पीच का मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम उन दोनों लेवल्स को एक्सप्लोर करते हुए इस पोएम के एंड तक जाएंगे। तो चलिए करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस। नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई लव यू। जाहिर सी बात है, भगवान के बाद मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो है अमेरिका, यानी कि वो है ये देश। अब यहाँ पे आप अमेरिका की जगह किसी भी देश का नाम लगा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस हर जगह सेम ही बातें करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अमेरिका हटा के अपने देश का नाम भी लगा लें तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और हमें इनफैक्ट इस पोएम को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना है, क्योंकि देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, देश प्रेम ये हर कंट्री में पॉलिटिशियंस द्वारा एक ही तरीके से यूज किए जाते हैं जनता को भड़काने के लिए। तो नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गॉड के बाद जाहिर सी बात है अमेरिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जो लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स हो, वो अमेरिका को लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स बुलाता है, यानी कि वो ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है जिससे अमेरिका ग्रैंड साउंड करे, बड़ा साउंड करे एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे जो वर्ड्स सो फोर्थ का यूज किया गया है वो बहुत आर्टिस्टिक है। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद पॉलिटिशियन के मुंह से वर्ड निकलता है सो फोर्थ, और सो फोर्थ हम कैसे यूज करते हैं, लाइक एटसेट्रा। तो कभी कोई ऐसे कहता है कि भारत एक महान देश है और मैं इसकी पूजा करता हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर कोई ऐसा कहेगा तो क्या हम उसको सीरियसली ले सकते हैं? क्या हमें नहीं मालूम पड़ जाएगा कि वो उसका मैसेज जो है वो सीरियस नहीं है और इनसिंसियर है और वो इमोशनल नहीं है, बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए बोल रहा है? तो यही आयरनी यहाँ पर कमिंग्स ने क्रिएट करने की कोशिश की है। वो स्पीकर का असली कैरेक्टर रिवील कर रहे हैं कि वो इमोशनल और अटैच नहीं है, बल्कि इनसिंसियर है। Say, can you see by the dawn's early my country 'tis of centuries। अब यहाँ पर Say, can you see by the dawn's early ये अमेरिकन नेशनल एंथम की फर्स्ट लाइन है और माई कंट्री टिस ऑफ दी एक और पेट्रियोटिक सॉन्ग है अमेरिका में जिसको हाईली रिस्पेक्ट करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं। तो एकदम से सो फोर्थ कहने के बाद उसने 2 अमेरिकन पेट्रियोटिक सॉन्ग्स की लाइंस आपस में जोड़ दी हैं, लेकिन ना तो पहली को पूरा खत्म किया है और ना दूसरी को खत्म किया है, और दूसरी के बाद तो उसने कोई और ही बात शुरू कर दी है।
तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो स्पीकर है वो अपनी स्पीच को बहुत बड़ा, बहुत पॉम्पस, बहुत ग्रैंड साउंड करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कोशिश उसकी सस्टेन नहीं कर पा रही है, वो कर नहीं पा रहा है। शायद उसको आगे की लाइन्स मालूम भी नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि वो कह तो रहा है कि मैं अमेरिका से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसे तो सिर्फ नेशनल एंथम तक नहीं आता। तो हो सकता है उसके कहने और करने में फ़र्क है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर देश में ऐसे नमूने मिलते हैं, हमारे देश में भी ऐसे नमूने हैं। आपको दिखाऊं? ये देखिए। वंदे मातरम भारत की बात। पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामी सुहासिन सुमंद्र भुस्मानी वंदे मातरम। करवाएंगे। तो आपने देखा कि देश का नाम यूज करके जनता की नजरों में चमकने वाले नेता हर कंट्री में मौजूद हैं, और ये सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं पोएम में स्पीकर क्या कहता है। Centuries come and go and are no more. What of it we should worry? In every language, even deaf and dumb, thy sons acclaim your glorious name. इन लाइंस में अमेरिकन प्राइड नजर आती है। जैसा कि मैंने कहा, ये पोएम 1920s में कहीं लिखी गई थी, तो 1920s में अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर में दो ब्लॉक्स लड़ रहे थे और अमेरिका बीच में आया और वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया। तो इसलिए जो अमेरिका की उस वक्त पे प्राइड थी, वो इस स्पीकर की स्पीच में नजर आ रही है कि वो कह रहा है कि हम तो अपना लोहा मनवा के रहेंगे, चाहे वो बेशक गूंगे और बहरों की भाषा में हो। तो ये कह के कि हम गूंगे और बहरों की भाषा में भी अपना लोहा मनवा के रहेंगे, इससे हमें इस पर्सन की जो इनसेंसिटिव साइड है, जो वो गूंगे और बहरों के लिए उसके मन में कोई सेंसिटिवनेस नहीं है, वो हमें नजर आ रही है कि स्पीकर जो है वो एक सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन नहीं है। एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि डेफ एंड डम के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो एक तो ये ई कमिंग्स अपनी लैंग्वेज के साथ खेलते हैं ताकि रीडर थोड़ा रुके और ध्यान दे लैंग्वेज पे। दिस इज अ साइन ऑफ वेरी गुड पोएटिक आर्ट। और दूसरा, ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो जो स्पीकर है वो अपनी स्पीच खत्म करने की इतनी जल्दबाजी में है कि वो जहां पर स्पेस है वहां स्पेस भी नहीं दे रहा है। और इसके बाद वो कहता है, दाई सन्स एक्लेम योर ग्लोरियस नेम बाय गौरी, बाय जिंगो, बाय जी, बाय गॉश, बाय गम। अब यहाँ पर दाई वर्ड क्यों यूज किया गया है? आप जानते हैं कि दाई इज द अर्लियर फॉर्म, ओल्डर वर्जन ऑफ द वर्ड योर। तो योर सन्स क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो लैंग्वेज को हॉटी और ग्लोरियस और ग्रैंड दिखाना चाहता है, और वो लैंग्वेज यूज करना चाहता है जो नेशनल एंथम में और बड़े बड़े सॉन्ग्स में यूज की जाती है। तो तुम्हारे सन एक्लेम करते हैं तुम्हारा ग्लोरियस नाम, तुम्हारे नाम को हम हर जगह छाप कर आते हैं, तुम्हारे नाम को हम हर जगह मनवा कर आते हैं, बाय गोरी, बाय जिंगो, बाय जी, बाय गॉश, बाय गम। तो ये जो यहाँ पे रिपीट हुआ है, बाय गौरी, बाय जिंगो, बाय गॉश, बाय जी, बाय गम, दीज आर ऑल मल्टीपल वेज ऑफ सेइंग बाय गॉड। ये बाय गॉड बोलने के अलग अलग तरीके हैं। अब हम बाय गॉड कब कहते हैं? बाय गॉड हम तब कहते हैं जब हम किसी को यकीन दिलाने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम बहुत सीरियस नहीं होते कि बाय गॉड मैं चलूंगी, बाय गॉड हम करेंगे ये चीज़, बाय गॉड मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पे वो कह तो रहा है कि हम अमेरिका को प्रोटेक्ट करेंगे और हम उसका लोहा मनवाएंगे, लेकिन वो सीरियस नहीं है, वो बाय गॉड जैसा वर्ड यूज कर रहा है। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर यह है कि ई कमिंग्स ने स्पेशली ये वर्ड्स चूज किए हैं क्योंकि हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब निकल के आता है। मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर बाय गौरी, बाय गॉड कहने का एक तरीका है, लेकिन गोरी का मतलब गोर को रेफरेंस है। गोर यानी ब्लडशेड, खून खराबा करना, यानी कि हम तुम्हारा नाम अमेरिका मनवा के रहेंगे चाहे हमें खून खराबा करना पड़े। बाय जिंगो, यहाँ पे जिंगोइज्म को रेफरेंस है। जिंगोइज्म वो उस तरीके का एक पेट्रियोटिज्म होता है, उस तरीके का एक देशभक्ति होती है जहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मान लिया हमारा देश बेस्ट है तो हम तो अब दुनिया को मनवा के छोड़ेंगे कि हमारा देश बेस्ट है, और अगर कोई भी ये बोलेगा कि हमारा देश बेस्ट नहीं है तो उससे हम झगड़ा करेंगे। इसको हम जिंगोइज्म कहते हैं। तो वो कहता है कि चाहे हमें खून खराबा करना पड़े या जिंगोइज्म करना पड़े, बाय जी, बाय गॉश। बाय जी और बाय गॉश, जैसा कि मैंने कहा कि बाय गॉड कहने के तरीके हैं, यानी कि चाहे हमें रिलीजन का यूज़ करना पड़े, भगवान का इस्तेमाल करना पड़े, हमें अपने रिलीजन लोगों पे थोपना पड़े, या बाय गम। यहाँ पे गम का मतलब रेफरेंस हो सकती है गम्शन को। गम्शन इज पॉलिटिकल श्रूडनेस, चालाकी से, क्लेवरनेस से, मैनिपुलेशन से। चाहे हमें आके आपके पॉलिटिकल अफेयर्स में टांग अड़ानी पड़े, लेकिन हम अपना लोहा आपसे मनवा के रहेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका का रोल ऐसा माना जाता है कि वो दूसरी स्मॉल कंट्रीज़ के, जो वीकर कंट्रीज़ होती हैं, इकोनॉमिकली इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनके अफेयर्स में टांग अड़ाने का और उन पे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका काफ़ी पॉपुलर है।
इसके बाद स्पीकर कहता है, Why talk of beauty? What could be more beautiful than these heroic happy dead who rushed like lions to the roaring slaughter? They did not stop to think, they died instead. वो कहता है कि इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या बात होगी कि हमारे सोल्जर्स जो कि हीरोइक थे और हैप्पी थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। वो लड़ाई में इस तरह से आए जैसे कि दहाड़ता हुआ शेर आता है स्लॉटर के लिए जाने के लिए। आपने कभी शेर को दहाड़ते हुए स्लॉटर के लिए जाते हुए देखा है? स्लॉटर यानी कटने के लिए। क्या कभी शेर स्लॉटर के लिए जाते हैं रोर करते हुए? कौन जाता है स्लॉटर के लिए? कैटल जाती है, शीप जाती है, गोट जाती है, क्योंकि उनकी आंखें बंद होती हैं। तो क्या हमें यहाँ पे इन हीरोइक सोल्जर्स को लायन समझना चाहिए या कैटल समझना चाहिए, या भेड़ चाल चल के वो एक दूसरे के पीछे लग के बातों में आके, क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वो स्लॉटर के लिए चले गए। कभी यूथफुल जवान लोग फुल ऑफ पोटेंशियल सोल्जर्स जब वो मर जाते हैं तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये कोई हीरोइज्म की बात नहीं है। इस पे हमें सैड होना चाहिए कि लड़ाई से हमारा इतना नुकसान हो रहा है कि हमारे जवान बच्चे जो हैं वो लड़ाई के मैदान में मारे जा रहे हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड शुड बी अवॉइडेड। उसके बाद स्पीकर कहता है, दे डिड नॉट स्टॉप टू थिंक, दे डाइड इंस्टेड, देन शैल द वॉइस ऑफ लिबर्टी बी म्यूट। वो जो सोल्जर्स थे वो सोचने के लिए रुके नहीं बल्कि मर गए। अब यहाँ पर ना सोचने पे जोर है। वो पॉलिटिशियन उन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहा है जो बिना सोचे मर जाते हैं। यानी कि अगर सोचेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि हमें तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं और वो जाके लड़ाई के मैदान में मर गए। तो यहाँ ऑल्दो वो पॉलिटिशियन उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, वी एज रीडर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ लोगों को उकसा रहा है वॉर जैसी चीज को करने के लिए, और हम जानते हैं कि वो गलत है। देन शैल द वॉइस ऑफ लिबर्टी बी म्यूट। अब जब वो हीरोइक हैप्पी डेड सोल्जर्स मर गए, स्लॉटर हो गया उनका वॉर फील्ड में, तो क्या लिबर्टी की वॉइस म्यूट हो गई? अब पॉलिटिशियन ऑब्वियसली ये चाहता है कि आंसर दे, नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत हीरोइक थे, वो तो बहुत हैप्पी थे, लिबर्टी की वॉइस तो म्यूट नहीं हुई। लेकिन एक्चुअली में हमें उसकी स्पीच को डाउट करना है, और हम यहाँ पर जो आंसर है वो ये है कि हाँ, अगर जवान बच्चे लड़ाई में जाके मरते हैं जबकि वो एक फुल लाइफ जी सकते थे, पोटेंशियल था उनके अंदर, वो प्रोडक्टिव पीसफुल हैप्पी लाइव्स अपनी फैमिली के साथ जी सकते थे, अपनी कंट्री की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, अगर वो लड़ाई में जाके मर गए तो यस, लिबर्टी की वॉइस म्यूट की गई है। और यहाँ पर कोटेशन मार्क्स खत्म होते हैं और आप देखते हैं कि थोड़े डिस्टेंस के बाद लिखा है, ही स्पोक एंड ड्रैंक रैपिडली अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब ये कोई ऑब्जर्वर था, कोई स्पेक्टेटर था जो सुन रहा था। उसने देखा कि अब इतनी चीज को एक सांस में बोलने के बाद, ये 13 लाइंस एक सांस में बोलने के बाद बिना किसी पंक्चुएशन के, उसने एक ग्लास पानी लिया और जल्दी 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 गटक के उसको वो पी गया। ऐसा भी हो सकता है कि उसका गला इतना सूख गया था एक सांस में इतनी बकवास बोल के कि उसको पानी पीना पड़ा। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा रबिश बोल रहा था, इतना सारा बेकार की बातें जो वो मीन नहीं कर रहा था, उसको खुद को अपनी बातों को हजम करने के लिए एक ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ी। और कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर कोई इतनी सारी गार्बेज एक लाइन में बोलेगा तो उसको उसको पुश करने के लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो शायद इसलिए उसने एक ग्लास पानी पिया। तो कई क्रिटिक्स हैं और उनके कई विचार हैं इस लास्ट लाइन के बारे में। लेकिन हाँ, फाइनली इस पोएम को पूरा पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी बिना लॉजिक के देश प्रेम के लिए आपको कहा जाए तो हमें उसे डाउट के साथ देखना है, हमें उसे ऐसे ही अंधभक्ति करके यकीन नहीं कर लेना है। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो बॉर्डर पे लड़ते हैं गरीब लोग, और जनरल्स और बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग, खास करके पॉलिटिशियंस, वो अपनी सेफ्टी में बैठ के अपनी कमांड्स देते हैं। तो अगर किसी की स्पीच हमें भड़का कर हमें कहती है कि बॉर्डर पे लड़ने से हम शहीद होते हैं और हम ग्लोरीफाई हो जाते हैं और उससे हमारी जो कंट्री है उसका नाम रोशन हो जाता है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हम सोचें समझें और लॉजिकली अपना डिसीजन लें कि हम उसकी बात पे यकीन करेंगे या हम उसकी बात को चैलेंज करेंगे, और देशभक्ति की क्या परिभाषा है वो हम अपने लिए खुद डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से इस पोएम में ई कमिंग्स एक सटायर क्रिएट करते हैं एरोगेंस पे, पॉलिटिकल एरोगेंस पे, और दिखाते हैं कि किस लेवल की मैनिपुलेशन पॉलिटिशियंस करते हैं बिना सोचे समझे। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अब ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्सेस में लिख सकते हैं और मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।